हेलो। हाँ जी, लाइन पर है जी, तो ऐसा है कि 940 के संबंध में कोयला मंत्री ने कहा है कि अब तो कोई बीमारी नहीं पड़ते, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के इसको बंद कर दिया गया है, एक तरह से अघोषित बंद है, लिखित नहीं है, लेकिन बंद है। इसमें इंटक क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में आई है हम्म, तो उसकी सोच, उसके राजनीतिक चिंतन, उसकी विचारधारा हम्म, वो देश को एक ऐसी पूंजीवादी सोच की ओर ले जा रहा है। इस राष्ट्र में, जिसके राज्य में मजदूर, किसान, गरीब, नौजवान, शोषित, पीड़ित की कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। 940 कोयला उद्योग का सबसे बड़ा हिस्सा था मजदूरों का, और चूंकि प्रकृति के खिलाफ जाके मजदूर काम करते थे, और अब उस समय तो सारे अंडरग्राउंड माइंस थे, चाहे बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, ईसीएल हो। बाद में आज ओपन कास्ट प्रोजेक्ट चले। धरती के गर्भ में जाके प्रकृति के विपरीत काम करने वाले सेना से कम महत्व के लोग नहीं होते थे। प्रतिदिन जिंदगी और मौत का सौदा लेकर ये काम करते रहे थे और असाध्य रोग से ग्रसित हो जाते थे। लंबे काल तक सेवा करने, 30-35 साल की सेवा में उनको कहीं न कहीं शारीरिक तो जो औसत आयु था वो लगभग 10-12 बरस, 15 बरस कट जाता था। परिवार के सामने आर्थिक परेशानियां हो जाती थी। परिवार संकट से गुजरने लगता था। ऐसे हालात को देखकर तत्कालीन ट्रेड यूनियन के नेताओं ने, सभी श्रमिक संगठनों ने, उसमें इंटक की सबसे बड़ी भूमिका रही। इंटक के पंडित बिंदु सिंह दुबे, कांति मेहता, रामनारायण शर्मा, डीपी सिन्हा जैसे नेता, जब इस राजेंद्र बाबू जैसे नेता इस स्थिति में बैठे थे तो उन लोगों ने जो है क्या कहते हैं, बहुत मजबूती के साथ इस सवाल को सरकार के सामने और मैनेजमेंट के सामने रखा। तत्कालीन कोयला मंत्री, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया को इस बात के लिए कहा कि मांग उचित है, और ये हुआ कि असाध्य रोग से ग्रसित कामगार को जो है क्या, उनके बच्चे को, उनके कारशित को कोल इंडिया मैनेजमेंट 940 के तहत जो है एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेगा। और तब से 1 जून 1979 से ये चालू था और ये तब से कंटिन्यूअस चालू था। जब पिछले दिनों 2014 में सरकार आने के बाद रोजगार के सारे दरवाजे बंद होने लगे। पब्लिक सेक्टर पर हमला होने लगा। कोल इंडिया लिमिटेड, जो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, 3 बड़े कंपनियों में से आती है, और जिसने हर संकट के समय देश के राजस्व भंडार में पैसा देने का काम किया है। 1-2 पैसा नहीं, 46,000 करोड़ भी पेमेंट किया है कोल इंडिया मैनेजमेंट ने अपने प्रॉफिट में से। और जब भी देश पर विपदा आई, आर्थिक विपदा आई, वो चाहे वर्षा का हो, तूफान का हो, सूखा का हो, आंदोलन का, यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में जब गोरे और काले का युद्ध चल रहा था और वहां के लोगों की मदद के लिए भी कोल इंडिया लिमिटेड के मजदूरों ने अपनी मजदूरी दी थी। देश अभी कोविड-19 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने अचानक लॉकडाउन का नारा लगाया, लॉकडाउन का फैसला लिया देश की जनता के लिए, देश के लिए, कोविड-19 में विफलता होने पर, उसको रोक पाने की विफलता पर, लोगों की जान बचाने के लिए, वैसे समय में भी देश को ऊर्जा, देश को थर्मल पावर प्लांट को, देश के जितने बिजली घर, ताप घर है, उनको लगातार कोयला मिलते रहे। मजदूरों ने अपने कुछ संकट में डाल के मजदूर परिवार ने कोयला काटने का काम किया और देश को कोयले की आपूर्ति की। ये देश के लिए समर्पित है।
हजारों मजदूरों ने अपनी कुर्बानियां दी है, शहादत दी है। हमने उसको बदले में पैसा से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। और उसी तरह असाध्य रोग से भी कई लोग ग्रसित हुए, तो उनको हम रोजगार देते रहे। लेकिन ये अचानक 2017 से अगस्त 17 से इसको जबरन बंद कर दिया गया। अब इस तरह के 3-4 मामले हैं, 3-4 मामले, 3 तरह के, 3-4 तरह के मामले। एक तो जो मेडिकली अनफिट हो गए उसको भी रोक दिया गया, बच्चे के नो। एक जिसका एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस जारी हुआ उसको भी रोक दिया गया। एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस अप्रूव होने के बाद भी रोक दिया गया, 3 ये हुआ। और चौथा, मेडिकल बोर्ड को अपने मन से बिना जो है सरकार के दबाव में आकर कोल इंडिया लिमिटेड ने मौखिक रूप से रोक दिया। और एनसीडब्ल्यूए के तहत कानूनन ये सरकार को अधिकार नहीं था, कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट को अधिकार नहीं था। एक्ट में कोई भी पार्लियामेंट ने संशोधन नहीं किया था। इस एग्रीमेंट के तहत जो भी एग्रीमेंट होता है नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट में, राष्ट्रीय कोयला वेतन मंडल में, उस एग्रीमेंट को लागू करने के पहले कोयला मंत्रालय का अप्रूवल लिया जाता है, श्रम मंत्रालय का अप्रूवल लिया जाता है, वित्त मंत्रालय का अप्रूवल लिया जाता है, लॉ मिनिस्टर का अप्रूवल लिया जाता है। और तमाम लोगों के अप्रूवल के बाद कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंटेशन आदेश जारी करती है, क्रियान्वयन आदेश जारी करती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो है क्या करते हैं कि इस बीजेपी गवर्नमेंट ने जो लंबे वादे किए एम्प्लॉयमेंट का, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने का, बेरोजगारों को एम्प्लॉयमेंट देने का, कोल इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, जो कोल इंडस्ट्री सबसे बड़ा आर्थिक असमानता को दूर करने की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर थी, उस और जो देश का भविष्य जिस पर निर्भर करता है, जो आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर में भी जो बिजली जलती है वो धनबाद कोल इंडिया के कोयले से जलती है। माइथन पावर लिमिटेड जो है वो माइथन से जाता है और धनबाद के कोयले से, बीसीसीएल के कोयले से वो माइथन पावर लिमिटेड चलता है। तब प्रधानमंत्री के घर में बिजली जलती है। तो जो इतना बड़ा त्याग करता है हमारा मजदूर, उसके साथ ये नाइंसाफी हुई। लेकिन उस सबके पहले ये फैसला लेने इंटक को जो है बाहर रखा गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था, राजनीति से प्रेरित था। एक नारा था बीजेपी का, कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस की चूंकि बड़ी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इंटक जो ये कहता है कि हम फलाना पार्टी से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रिकॉर्ड में इंटक का ऑन रिकॉर्ड होता है। इसके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी स्वतः वर्किंग कमेटी के मेंबर होते हैं। लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध में बीजेपी ने हमको बाहर रखा। राजेंद्र बाबू ने इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी, हर मामले इस सवाल को उठाया, फेडरेशन की ओर से, इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन की ओर से, इंटक की ओर से। तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल से एक नहीं 2 बार, कई बार मैं उनके साथ था और इस सवाल को उठाया। कोल इंडिया चेयरमैन ने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम जान रहे हैं कि ये गलत है, गलत कदम हुआ है, गलत फैसला है, लेकिन हमारे ऊपर सरकार का दबाव, हम नौकरी करते हैं, हमने कोयला मंत्रालय के दबाव में ऐसा किया है। कोयला मंत्री ने कहा हमने प्रधानमंत्री के दबाव में किया है। अब इस देश में जब चेक एंड बैलेंस नहीं रहे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में, जब आप मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला कर रहे हो, जब उसकी फैसिलिटी पर हमला करते हो, लेबर कानून पर हमला कर रहे हो, तब उस सरकार से आप उम्मीद क्या करते हैं? ठीक है, हमको ये भी बताइए कि जो है सो है, लेकिन अभी क्या इंटक इस मुद्दे को लेकर के क्या करेगी? इंटक को सब्सिडी आयात से और वेज बोर्ड से बाहर रखा गया था। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब फैसला दिया और हम पिछले वेज बोर्ड में थे, तो हम लोगों ने, हमारे नेता
राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार जयमंगल ने इस सवाल को मजबूती से उठाया और कोल इंडिया चेयरमैन को कहा कि आप अगर नहीं फैसला ले सकते हो तो कोयला मंत्री से मीटिंग फिक्स अप करो सारी ट्रेड यूनियन का। हम लोग बात करेंगे, हमारी बात को क्यों नहीं सुनी जाएगी। और कोल इंडिया चेयरमैन ने कहा लेकिन जो है क्या कहते हैं उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या अब क्या मतलब इंटेक वर्तमान परिवेश में इंटेक इस मामले को सीरियस, चाहे वो फीमेल बीआरएस का सवाल हो, चाहे लैंड यूजर का सवाल हो एम्प्लॉयमेंट का, चाहे ये जो है क्या कहते हैं 940 का सवाल हो, हम इस सवाल पर लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं और हर सेंट्रल ट्रेड यूनियन के सामने इस सवाल को रखा है कि आप यूनाइटेडली लड़िए। जो यूनियन है अब उनकी क्या मजबूरी रही है, किन कारणों से वो इस सवाल पर संघर्ष करने की बात नहीं कर पा रहे हैं इसे। लेकिन आज हमने अभी फेडरेशन की जो मीटिंग की है रांची में, उसमें फैसला लिया है कि हम एक नोटिस देंगे और जरूरत पड़ा तो एक एक कंपनी वाइज हम इस नोटिस के तहत में सरकार को बताएंगे और फर्स्ट मई को ही हम जो है किसी कोल इंडिया की किसी कंपनी में इस सवाल को लेकर प्रतीकात्मक जो है क्या कहते हैं 1 डे स्ट्राइक करने का नोटिस देंगे ताकि सरकार इस सवाल को, हम डेमोक्रेटिक वे से चलेंगे, गांधीवादी तरीके से चलेंगे, संघर्ष के हर रास्ते को अख्तियार करेंगे जब तक इसका परिणाम हमारे सामने नहीं आ जाए। और हम सभी ट्रेड यूनियन को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वैचारिक वैमनस्यता के आग्रह करेंगे, ये लड़ाई किसी व्यक्ति का नहीं, ये लड़ाई किसी संगठन नहीं, मजदूर के अस्तित्व का सवाल है, मजदूर के हक का सवाल है, इस लड़ाई में उनका सहयोग। और हम ये पहला ट्राई बीसीसीएल से ही करेंगे, समय की नहीं, और जल्द ही आपको उसके परिणाम सामने आएंगे। आगे हमारी रणनीति हम चूंकि अभी स्पष्ट सार्वजनिक रूप से करना नहीं चाहते, हम कोऑर्डिनेशन करके हर यूनियन से बात कर रहे हैं, हर यूनियन को विश्वास में ले रहे हैं ताकि किसी के मन में कोई भ्रांति ना रहे, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ना रहे, वैचारिक मतभेद के बावजूद भी हम मजदूरों की बड़े और अहम सवाल पर हम जो है क्या कहते हैं। और इसलिए मुझे दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को सही सरकार ने जवाब नहीं दिया। संसद के सम्मान करते हुए, मंत्री का सम्मान रखते हुए हम कहेंगे कि कोयला मंत्री पुनर्विचार करे और देर या सवेर जनता की आवाज के सामने, सरकार जनता का होता है, सरकार जनता का, देश जनता की ही होती है, जनता के द्वारा होती है। इसलिए मजदूरों के इस सवाल को जो है निश्चित रूप से हल करने का काम करें। नहीं हल होगा तो लड़ाई को आमंत्रण कोल इंडिया मैनेजमेंट ने दिया है, लड़ाई का आमंत्रण कोयला मंत्री ने दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं और हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर इस जबरदस्त लड़ाई को लड़ेंगे और अपने मुकाम को हासिल करेंगे, अपने मंजिल को हासिल करेंगे। धन्यवाद।